हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में लास्ट क्लास में हमने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल क्या होता है उसके बारे में बात की थी। उस मॉडल का सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, है ना, और प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन वगैरह, उस मॉडल को यूज़ करने के बेनिफिट्स, ये हमने जो है देखे थे, है ना। इसके बाद में आज हम जो है नेक्स्ट जो मॉडल है आपके सिलेबस में उसके बारे में बात करने वाले हैं। उस मॉडल का नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग, इंक्वायरी ट्रेनिंग कह सकते हैं आप इसको। ये जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है, इस मॉडल को डेवलप किया था रिचर्ड सकमैन ने। किसने? दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड सकमैन इन 1962 to teach students process for investigation and explaining scientific phenomena। बेसिकली ये जो मॉडल था ना, ये साइंस, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के लिए डेवलप किया गया था। ये मॉडल ओरिजिनली डेवलप किया गया था टू टीच नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज मतलब विज्ञान के विषय, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना। लेकिन फिर इसे दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उन सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बट ओरिजिनली दिस मॉडल वॉज डेवलप्ड फॉर नेचुरल साइंसेज, है ना। तो इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह जो मिलेंगे वो मतलब विज्ञान के विषय के उदाहरण ज़्यादा मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। अब इसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी मतलब पूछताछ, है ना। साइंटिफिक इंक्वायरी, है ना, मतलब साइंस जैसे विषयों को या साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, हाँ, आप एक अप्रोच काम में लेते हो जिसे कहते हैं इंक्वायरी वाली अप्रोच, है ना। इंक्वायरी मतलब इंक्वायर करना, पूछताछ करना। जब आप इंक्वायरी करते हो, है ना, तो यू डू इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपके मन में जिज्ञासा पैदा होती है ना, और वो जिज्ञासा आपको इंक्वायरी करने पर जो है मजबूर करती है ना। तो इस मॉडल में क्या होता है कि टीचर जो है क्लास में स्टूडेंट्स के सामने एक सिचुएशन रखता है ना, जिसको कहते हैं पजलिंग सिचुएशन। क्या? पजलिंग सिचुएशन। पजल करना, किसी को पजल करने का मतलब क्या होता है? उसको उलझन में डालना, उसको कंफ्यूज करना। तो एक ऐसी सिचुएशन स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती है जो सिचुएशन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देती है ना। अब उस पजलिंग सिचुएशन को समझने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ भी डिस्कस करते हैं, और वो टीचर से भी सवाल पूछकर जो है उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब यहाँ उद्देश्य क्या है? एम क्या है? एम ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनाना। क्या बनाना? इंडिपेंडेंट लर्नर्स, है ना। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, है ना, जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है इंक्वायरी कर करके कॉन्सेप्ट तक पहुँचने की कोशिश करता है ना। बस हमें स्कूल में या क्लासरूम में उसको ट्रेन करना है इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी करना भी तो आना चाहिए ना, है ना। आप अपने माइंड को जो है वो किसी भी तरह से चला करके और कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। आपको अगर इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, प्रोब करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्वायरी करने की सही स्ट्रेटजी क्या होती है, इंक्वायरी कैसे की जाती है, किस दिशा में दिमाग को चलाया जाए ताकि हमारी इंक्वायरी जो है वो हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचाए, है ना। तो इस मॉडल में स्टूडेंट्स को इंक्वायरी करने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसलिए इसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। किसने डेवलप किया था? रिचर्ड सकमैन। रिचर्ड सकमैन। दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड सकमैन टू टीच स्टूडेंट्स प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। स्टूडेंट्स को क्या टीच करना है? इन्वेस्टिगेट करने का प्रोसेस, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कैसे इंक्वायरी की जाती है ना, एंड एक्सप्लेनिंग साइंटिफिक फिनोमेना। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मॉडल है ये साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए डेवलप किया गया था। तो साइंस में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, है ना, या बायोलॉजी पढ़ते हो, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक फिनोमेना हैं जो आपको पढ़ने को और सीखने को मिलते हैं, है ना। तो उन साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए और स्टूडेंट्स को जो है इंक्वायरी का प्रोसेस समझाने के लिए ये मॉडल रिचर्ड सकमैन ने डेवलप किया था। इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच to learning that focuses on developing critical thinking skills and problem solving abilities। ये अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड है ना। वो दो तरह की अप्रोच होती है ना, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स और एबिलिटीज़ डेवलप करना, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स डेवलप करना, इसके ऊपर ये मॉडल फोकस करता है।
The model uses an inquiry-based method in which students are actively engaged in the learning process rather than simply receiving information from the teacher. देखो वापस पढ़ो क्या लिखा है. The model uses an inquiry-based method in which students are actively engaged in the learning process rather than simply receiving information from the teacher. है ना. तो इस मॉडल में स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट्स नहीं होते नॉलेज के, कि टीचर उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, टीचर की दी हुई इन्फॉर्मेशन को बच्चे रिसीव कर रहे हैं, है ना. सिर्फ ये नहीं होता, इसमें बच्चे भी एक्टिवली मतलब उनका एंगेजमेंट होता है ना, और वो खुद इंक्वायरी के आधार पर कॉन्सेप्ट तक या कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. ठीक है ना. जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको आगे. द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल एम्स टू डेवलप independent learners through active participation in the process of scientific inquiry. अभी मैंने बताया था ये मॉडल जो है इसका एम क्या है, इंडिपेंडेंट लर्नर्स को डेवलप करना. हाँ, द मॉडल एम्स टू डेवलप इंडिपेंडेंट लर्नर्स, ऐसे लर्नर्स जो इंडिपेंडेंट हों, है ना, जो खुद जो है अपनी लर्निंग का ओनरशिप लें, है ना, और खुद जो है वो कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की कोशिश करें साइंटिफिक इंक्वायरी के जरिए. ठीक है ना. The goal of this model is to help students develop skills that are necessary to raise questions and find out answers stemming from their curiosity. इस मॉडल का गोल क्या है? To help students develop skills. स्टूडेंट्स के अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप करना, है ना, जिससे उन्हें ये समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. इंक्वायरी भी तो करना आना चाहिए ना. कुछ भी पूछकर जो है आप कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच सकते. हाँ, दिमाग को किस दिशा में दौड़ाना है, इंक्वायरी कैसे करनी है, ये स्किल या ये समझ जब तक स्टूडेंट के पास नहीं होगी, है ना, तब तक उसकी इंक्वायरी उसको कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं लेके जाएगी, वो भटक जाएगा फिर तो, है ना. तो ऐसी स्किल्स बच्चों में डेवलप करना कि जिससे उसे इंक्वायरी करने का जो सही तरीका है वो समझ में आए. ठीक है. और उसके अंदर इस तरह की स्किल्स डेवलप हों, और वो जो सवाल जो उनकी जिज्ञासा से पैदा होते हैं, क्यूरियोसिटी से जो सवाल पैदा होते हैं, उनके आंसर्स जो है वो उन्हें ढूंढना आए. मतलब मेरी जिज्ञासा है, मेरी क्यूरियोसिटी है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, है ना. अब मुझे अपनी जिज्ञासा से जो सवाल मेरे मन में पैदा हो रहे हैं, है ना, उन सवालों का उत्तर चाहिए. अब उन सवालों के उत्तर तक पहुँचने के लिए मुझे इंक्वायरी करनी है ना. अब वो इंक्वायरी कैसे करनी है ये मॉडल मुझे सिखाएगा, इसलिए इसका नाम है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल. एक एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है. उस क्लासरूम में टीचर जो है, टीचर जिस टेबल के ऊपर बैठा है, टीचर के ऊपर जो है ना वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. अब ये एग्जाम्पल भी पुराना है, उस समय का है, क्योंकि 1960s का मॉडल है ना. तो टीचर के ऊपर सपोज बिजली का एक, टीचर जहाँ बैठा है टीचर की टेबल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है. अचानक से वो बल्ब जो है बंद हो जाता है ना. बल्ब बंद होने से, अब बल्ब का फ्यूज़ हो जाना एक कॉमन सी बात है ना. तो बल्ब बंद हो गया, अंधेरा हो गया थोड़ा क्लासरूम में, है ना. तो बच्चों ने, जो क्लास में जो बच्चे थे ना, वो एकदम से अरे ये क्या हुआ, बल्ब को क्या हो गया, है ना. हालांकि बल्ब इस तरह से बंद हो जाना, है ना, ये कोई मतलब बहुत बड़ी घटना नहीं है. बच्चों ने इस तरह से बहुत सारी बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स जो हैं बंद होते हुए देखी होंगी. उसका एक कारण होता है कि या तो लाइट चली गई, पावर सप्लाई जो है वो बंद हो गया, या फिर वो बल्ब जो है वो ख़राब हो गया. ठीक है. तो अब टीचर जो है ना वो बच्चों के अंदर, अब ये एक पजलिंग सिचुएशन है ना. बल्ब का इस तरह से बंद हो जाना, अगर इस पर गौर किया जाए तो ये एक पजलिंग सिचुएशन है. बच्चों को ये सोचने पर मजबूर कर सकती है ये सिचुएशन कि ये बल्ब अपने आप एकदम से बंद क्यों हो गया, क्या कारण रहा होगा, है ना. तो वो बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, है ना, हैरान है पहले तो वो कि ये हुआ क्या. टीचर क्या करता है कि वो बल्ब निकाल करके, होल्डर से बाहर निकाल के अपने हाथ में ऐसे पकड़ के, और बच्चों से कहता है कि इस पर तुम, ये जो चीज़ अभी हुई, ये जो बल्ब अचानक से बंद हो गया, है ना, इस पर तुम कुछ अपनी राय बना सकते हो क्या, तुम कुछ एक्सप्लेनेशन इसका ढूंढ सकते हो क्या, तुम लोग आपस में बात करके मुझे बता सकते हो कि ये क्यों हुआ होगा, है ना. तो बच्चे जो है ना वो फिर टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं. द स्टूडेंट्स स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द टीचर. जैसे एक बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या इस बल्ब के अंदर क्या है, इस बल्ब के अंदर क्या है ना. तो टीचर कहता है नहीं, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा. यहां पर टीचर जो है बच्चों से ये कहता है कि सवाल ऐसा पूछो जिसका उत्तर हाँ या ना में मैं तुम्हें दे सकूं.
हाँ या ना के अलावा मैं और कोई आंसर तुम्हें नहीं दूंगा, ठीक है ना। तुम अपना क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम करो या फ्रेज करो कि मेरा उत्तर हाँ या ना में हो। तुमने मुझसे पूछा कि इस बल्ब के अंदर क्या है, अब इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं बनेगा, तो आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं दे सकता। तुम अपने क्वेश्चन को ज़रा अलग तरीके से रखो, पुट इट डिफरेंटली। तो बच्चे पूछते हैं अच्छा क्या इसके अंदर हवा है, एयर है, तो टीचर कहता है नो। फिर दूसरा बच्चा पूछता है क्या इसके अंदर गैस है, तो टीचर कहता है यस, है ना। अब इस एक तीसरा चौथा बच्चा पूछता है कि इस बल्ब के अंदर ये जो वायर जैसी चीज़ दिख रही है ये क्या है, टीचर कहता है सॉरी मैं इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम क्वेश्चन इस तरह से रखो कि जिसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकूं, है ना। तो एक बच्चा पूछेगा कि अच्छा इस बल्ब के अंदर ये जो वायर जैसी चीज़ है क्या ये मेटल की बनी हुई है, मेटल धातु की बनी हुई है, टीचर कहता है यस, है ना। मतलब क्वेश्चन इस तरह से बच्चे पूछें जिसका आंसर हाँ या ना में टीचर दे सके। तो टीचर बच्चों को ट्रेन करता है ना, कॉन्सेप्ट तक पहुंचने में टीचर बच्चों की मदद करता है, फैसिलिटेट करता है इस चीज़ को। लेकिन बच्चों से ये कहा जाता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से रखो कि मैं उसका उत्तर हाँ या ना में तुम्हें दे सकूं, कोई और आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं सिर्फ हाँ या ना में तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तुम अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाओ, तुम क्वेश्चन पूछते रहो, है ना। तो इस तरह से 4-5 प्रश्नों के उत्तर जान लेने के बाद, 4-5 प्रश्न अलग अलग बल्ब के बारे में बच्चों ने टीचर से पूछे, बच्चों ने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर टीचर ने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में दिया, है ना। तो बच्चों को 4-5 बातों का ज्ञान हो गया। भी देखो इस बल्ब के अंदर गैस है ना, ये जो अंदर वायर जैसी चीज़ है ना, ये मेटल की बनी हुई है। ऐसे और 3-4 प्रश्नों के उत्तर बच्चों को मिल गए। उसके बाद बच्चे किताबों से, किताब पढ़ के बल्ब के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे और ख़ुद जो है वो अपना कॉन्सेप्ट, अपना रूल फॉर्मुलेट करेंगे। इस मॉडल को कहते हैं इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इस मॉडल का बेनिफिट ये होता है कि बच्चे इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनते हैं। टीचर जो है वो बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, लेकिन टीचर जो है ना वो खड़ा होकर लेक्चर नहीं देता, है ना। बच्चे खुद इंक्वायरी करके और जो कंटेंट है, जो नॉलेज है, नॉलेज तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो अब इस मॉडल की कुछ असम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। ये मॉडल कुछ असम्पशंस पर बेस्ड है। असम्पशन माने मान्यता। पहला असम्पशन क्या है? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन दीज assumptions. The first assumption is students inquire naturally when they are puzzled. स्वाभाविक है बच्चे इंक्वायर करेंगे, बच्चे पूछताछ करेंगे जब वो पजल्ड होंगे तब। अगर आप स्टूडेंट्स को पजल कर दोगे ना, उनके सामने उलझाने वाली सिचुएशन रखोगे, पजलिंग सिचुएशन रखोगे, तो पजलिंग सिचुएशन में बच्चे स्वाभाविक है कि वो इंक्वायरी करेंगे, उनके मन में जिज्ञासा पैदा होगी और वो उनके मन में सवाल पैदा होंगे और वो पूछेंगे सवाल, वो इंक्वायरी करेंगे। तो इसलिए बच्चों के अंदर इंक्वायरी की आदत डालने के लिए आपको उन बच्चों के सामने कोई पजलिंग सिचुएशन रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पजलिंग सिचुएशन ये थी कि बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब एकदम से बंद हो गया, है ना। अब अगर इस बात को इग्नोर किया जाए तब तो ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर इस पर गौर करें बच्चे कि बल्ब एकदम से क्यों बंद हुआ होगा, तो ये पजलिंग सिचुएशन है। तो ऐसी पजलिंग सिचुएशन में नेचुरली बच्चे जो हैं वो इंक्वायर करेंगे। ये पहला असम्पशन है। दूसरा, they become conscious of their thinking strategies and learn to analyze them. Sackman believes that we cannot analyze or improve our thinking unless we are conscious of it. सकमन का ये मानना है कि हम अपने सोचने का जो तरीका है ना उसको एनालाइज नहीं कर सकते, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते तब तक जब तक हमें ये पता ना हो कि हम सोचते कैसे हैं। जब तक बच्चे अपनी खुद की थिंकिंग को लेकर कॉन्शियस नहीं होंगे ना, तब तक वो अपनी थिंकिंग को, अपने सोचने के तरीके को, अपने थॉट प्रोसेस को ना तो एनालाइज कर सकेंगे ना इम्प्रूव कर सकेंगे। हाँ, तो अपने सोचने की प्रक्रिया की समझ आपको होनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आप कैसे सोचते हो, आपके माइंड में थॉट्स जो जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, है ना। तो जब तक आप इन चीज़ों से अवेयर नहीं होंगे तब तक आप अपने थॉट प्रोसेस को ना तो एनालाइज कर सकेंगे ना उसको इम्प्रूव कर सकेंगे, ऐसा सकमन मानते थे। तो इसलिए दूसरा असम्पशन इस मॉडल का ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजीज को लेकर के कॉन्शियस होते हैं और उनको एनालाइज करना सीखते हैं। अगर बच्चों को पजलिंग सिचुएशन में डाल दिया जाए, अगर बच्चों को ऐसी पजलिंग सिचुएशन उनके सामने रखी जाए तो बच्चे अपनी थिंकिंग को लेकर के
अपनी थिंकिंग स्ट्रेटजीज को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर वो उनका विश्लेषण करने लगते हैं। तीसरा, न्यू स्ट्रेटजीज कैन बी टॉट डायरेक्टली एंड एडेड टू द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग वंस, है ना। सोचने का नया तरीका बच्चों को सिखाया जा सकता है, हाँ, नई थिंकिंग स्ट्रेटजीज बच्चों को सिखाई जा सकती हैं, और जो पहले एग्जिस्टिंग उनकी जो थिंकिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो पहले उन्होंने सोचने का तरीका डेवलप कर रखा है ना, उसमें नए तरीके ऐड किए जा सकते हैं। मतलब उन्हें नई बातें सिखाई जा सकती हैं कि भाई अपनी इंक्वायरी को कैसे कंडक्ट करना है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी इनरिचेस स्टूडेंट्स थिंकिंग। कोऑपरेटिव इंक्वायरी, कोऑपरेटिव का मतलब क्या? कोऑपरेटिव इंक्वायरी इनरिचेस स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी बहुत सारे बच्चे मिल करके, हाँ, एक ग्रुप में जब ये इंक्वायरी करते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, मिलकर सभी बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो ये कोऑपरेटिव इंक्वायरी है। कोऑपरेटिव इंक्वायरी से बच्चों की थिंकिंग और बेहतर होती है, इम्प्रूव होती है, इनरिच होती है। ये इस मॉडल के असम्पशंस हैं, ये मॉडल इन असम्पशंस पर आधारित है। ठीक है, असम्पशंस याद रखना है, मॉडल का नाम याद रखना है, मॉडल में होता क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा। देखो बार बार आपको, है ना, अच्छे से अगर ये चीज़ें पहले पढ़ने की आदत नहीं रही है, सिर्फ ग्रामर और लिटरेचर पढ़ने की आदत रही है, तो ये चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, है ना, और इनको बार बार पढ़ो। अगर एक बार में चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो मल्टीपल टाइम्स जो है उसको रीड करो, बात समझ में भी आएगी और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है इस मॉडल का? जैसे हमने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात की थी, सिंटैक्स का मतलब कि वो मॉडल कैसे काम करता है ना, उस मॉडल में जो एक्टिविटी के फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं, है ना, मतलब उस मॉडल में चीज़ें किस क्रम में की जाती हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है ना, वो जो उस मॉडल का स्ट्रक्चर है उसको सिंटैक्स कहते हैं, है ना। तो जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में जो सिंटैक्स है उसमें 3 फेजेस थे, इस मॉडल में 5 फेजेस होते हैं। कितने? 5। द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल हैज़ 5 फेजेस ऑफ एक्टिविटी। पहला फेज है कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम, दूसरा डेटा गैदरिंग वेरिफिकेशन, तीसरा डेटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, चौथा फॉर्मुलेटिंग रूल्स और एक्सप्लेनेशंस, पांचवा एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। दीज आर द 5 फेजेस इन द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। नाउ इन द फर्स्ट फेज अब होता क्या है, देखो, कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम। कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम का मतलब कि वो बच्चों को वो पजलिंग सिचुएशन का सामना करवाया जाता है। कॉन्फ्रंटेशन क्या होता है? कॉन्फ्रंटेशन मतलब सामना करना, प्रॉब्लम का मतलब पजलिंग सिचुएशन। बच्चे उस पजलिंग सिचुएशन का सामना करते हैं, ये पहला फेज है। जैसे वो बल्ब का बंद हो जाना, है ना, तो ये पजलिंग सिचुएशन है ना। ये पजलिंग सिचुएशन बच्चों के सामने जब आई तो बच्चों के मन में जिज्ञासा पैदा हुई, उन्होंने और सवाल पूछने की, इंक्वायरी करने की कोशिश की। तो ये इस मॉडल का पहला फेज है ना। बच्चे जो हैं प्रॉब्लम को या पजलिंग सिचुएशन को कन्फ्रंट करते हैं, इनकाउंटर होता है उनका पजलिंग सिचुएशन के साथ। दूसरा फेज, अब उस सिचुएशन को, उस पजल को हल करने के लिए बच्चे डेटा गैदर करते हैं, यानी जानकारी इकट्ठी करते हैं। डेटा गैदर करना, गैदर करना मतलब कलेक्ट करना, हाँ, डेटा का मतलब क्या? फैक्ट्स, जानकारी, तथ्य। तो बच्चे तथ्यों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वेरिफिकेशन के जरिए, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, टीचर से सवाल पूछकर, ऐसे सवाल पूछकर जिनका उत्तर टीचर हाँ या ना में देता है। ये दोनों जो फेजेस है ना, सेकंड फेज और थर्ड फेज, इन दोनों फेजेस में बच्चे टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं, टीचर उन क्वेश्चंस का आंसर हाँ या ना में देता है, और उन आंसर्स के जरिए बच्चे जो हैं वो डेटा को गैदर करते हैं। ये दूसरा और तीसरा फेज। चौथा जो फेज है, इसमें बच्चे रूल्स को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी जो जानकारी टीचर ने बच्चों को दी उसके आधार पर बच्चे अपना एक्सप्लेनेशन और अपना रूल डिड्यूस कर लेते हैं।
है ना, मतलब बच्चे रूल तक पहुंच जाते हैं। बच्चों ने खुद कोशिश की, खुद प्रयास किया, टीचर से प्रश्न पूछे, टीचर ने जो जवाब दिए बच्चों को, उनके आधार पर बच्चों ने वो जो प्रॉब्लम थी उसका अपना एक एक्सप्लेनेशन डेवलप कर लिया और उससे जुड़ा जो नियम है ना, वो उन्होंने बना लिया कि अच्छा ये इस कारण से ये चीज़ हुई। फिर पांचवा जो फेज़ है, एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस। इसमें बच्चे अपने इंक्वायरी प्रोसेस का विश्लेषण करते हैं, यानी जिस तरीके से उन्होंने अपनी इंक्वायरी को आगे बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने टीचर से सवाल पूछे, है ना, उसका वो विश्लेषण करते हैं, है ना, ताकि उन्हें इंक्वायरी करने की जो सही स्ट्रैटेजी है ना, वो समझ में आए और आगे भी वो इस तरह से इंक्वायरी करते रहें। ये 5 फेजेस में ये मॉडल काम करता है। पांचों फेजेस कौन से हैं, याद रखना है ना। अब इसको थोड़ा आगे समझा रखा है। इन द फर्स्ट फेज द टीचर प्रेजेंट्स अ पजलिंग सिचुएशन बिफोर द स्टूडेंट्स। पहले फेज में क्या होता है, कॉन्फ्रंटेशन विद द प्रॉब्लम। तो इसमें टीचर जो है पजलिंग सिचुएशन बच्चों के सामने रखता है एंड एक्सप्लेन्स द इंक्वायरी प्रोसेस, है ना, और बच्चों से कहता है कि भाई चलो अब शुरू करो, तुम इस बल्ब के बारे में और क्या बता सकते हो मुझे, ये बल्ब जो एकदम से बंद हो गया इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो, है ना। तो बच्चे अपनी इंक्वायरी को इनिशिएट करते हैं। द गोल इज टू एनकरेज न्यू नॉलेज बाय एक्सप्लोरिंग सिंपल आइडियाज। गोल ये है कि बच्चे जो है ना वो नए नॉलेज तक पहुंचे सिंपल आइडियाज को एक्सप्लोर करके, यानी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सीधे सीधे प्रश्न पूछकर बच्चे जो हैं वो फाइनली जो कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है वहां तक पहुंचे। In the second and the third phase, the students try to collect detailed information about the problem. Second phase और third phase का नाम क्या है, डेटा गैदरिंग। ये डेटा गैदरिंग वेरिफिकेशन, ये डेटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंटेशन। वेरिफिकेशन में वही बच्चे हाँ ना वाले सवाल पूछेंगे, है ना। एक्सपेरिमेंटेशन में भी वही सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आगे जारी रहेगा, है ना। तो इन दोनों फेजेस में बच्चे इंक्वायरी करते हैं, यानी कि सवाल पूछते हैं, डेटा गैदर करने की कोशिश करते हैं, है ना। दे ट्राई टू कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। वो प्रॉब्लम के बारे में, वो जो प्रॉब्लम आपने बच्चों के सामने रखी है ना, पजल जो रखा है, उसको समझने के लिए बच्चे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। द स्टूडेंट्स आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू विच द टीचर रिप्लाइज यस और नो, है ना। बच्चे टीचर से कई क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका उत्तर टीचर यस या नो में देता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बच्चे ने पूछा जिसका आंसर हाँ ना में देना संभव नहीं है, तो टीचर बच्चों से कहता है कि अपना क्वेश्चन ज़रा उसको रीफ्रेम करो, यानी उसको अलग तरीके से पूछो, रीफ्रेज करो उसको। द स्टूडेंट्स कंटिन्यू आस्किंग क्वेश्चंस टिल दे आर एबल टू फिगर आउट द पजलिंग सिचुएशन। तो बच्चे ये सवाल पूछने का सिलसिला जारी रखते हैं तब तक जब तक उनको अपनी समस्या का कोई हल ना मिल जाए, या इतना डेटा कलेक्ट ना हो जाए उनके पास कि वो अपनी इंक्वायरी को किताबों से और आगे बढ़ा सकें। भी किताब में भी चीज़ें पढ़कर समझने के लिए पहले कुछ तो डेटा होना चाहिए आपके पास। तो बच्चे वो डेटा कलेक्ट करते हैं और जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक वो सवाल पूछते रहते हैं जिनका आंसर टीचर यस या नो में देता है। इन द फोर्थ फेज द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन दे obtained ड्यूरिंग द डेटा गैदरिंग फेज। The teacher will invite the students to explain things and through explanation rules may be formulated. चौथे फेज में, चौथा फेज क्या है, चौथा फेज है ये फॉर्मुलेटिंग रूल्स और एक्सप्लेनेशंस। रूल्स फॉर्मुलेट करना, एक्सप्लेनेशन तैयार करना। तो सेकंड और थर्ड फेज में बच्चों ने जो जानकारी इकट्ठा की टीचर से सवाल पूछकर, हाँ ना वाले सवाल पूछकर, है ना, अब बच्चे उस जानकारी को, उन फैक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ इस तरह से कि उसका एक एक्सप्लेनेशन वो खुद दे सकें। तो टीचर बच्चों को इनवाइट करता है भी तुमने अभी तक जो चर्चा हुई, जो तुमने इंक्वायरी करी, तुमने जो प्रश्न पूछे मुझसे, तुमने जो डेटा कलेक्ट किया सवाल पूछ करके, उन सब बातों को जो है वो ऑर्गेनाइज करके क्या तुम इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हो। ये जो बल्ब बंद हुआ है ना, इसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, है ना, इसका कोई नियम बना सकते हो तुम। तो बच्चे जो हैं वो अपना एक्सप्लेनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, रूल को फॉर्मुलेट करने की कोशिश करते हैं। और फाइनल फेज जो है फिफ्थ फेज, इन द फिफ्थ फेज द स्टूडेंट्स एनालाइज द मेथड्स दैट दे यूज्ड ड्यूरिंग द इंक्वायरी। फिफ्थ फेज में बच्चे उस मेथड का विश्लेषण करते हैं जो उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए यूज़ किया, जिस तरीके से वो अपनी इंक्वायरी करके यहाँ तक पहुँचे,
हाँ, फिफ्थ फेज में बच्चे उस विधि, उस तरीके, उस प्रोसेस का विश्लेषण करते हैं। तो ये 5 फेजेस में ये मॉडल काम करता है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। ये इस मॉडल का सिंटेक्स था। क्या था? सिंटेक्स। फिर इसके बाद में नेक्स्ट सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम का मतलब मैंने बताया था आपको जब हम एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात कर रहे थे, है ना, मतलब कि वो लर्निंग एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह से इंटरेक्शन होता है, टीचर किस तरह से जो है ना वो उसको कंडक्ट करता है उस प्रक्रिया को, ये सोशल सिस्टम कहलाता है। हाँ, तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इज़ अ हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल। ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल है। हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल का मतलब होता है कि जिसमें टीचर जो है ना वो मॉडल कैसे चलेगा वो टीचर खुद कंट्रोल करता है। टीचर बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर रहा, टीचर उस मॉडल को कंट्रोल कर रहा है कि भाई बच्चे इंक्वायरी करेंगे, लेकिन वो इंक्वायरी कैसे करेंगे, है ना। अब जैसे टीचर जो है ना अगर बच्चों को पूरी छूट दे दे, तुम कैसे भी सवाल पूछ लो यार, तुम तो कैसे भी सोचो, है ना, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, फ्री हो, पूरी छूट मैंने तुम्हें दे दी, तो वो जो मॉडल है ना वो फिर लो स्ट्रक्चर्ड मॉडल होता है। क्या होता है? लो स्ट्रक्चर्ड मॉडल। ये मॉडल हाईली स्ट्रक्चर्ड है। हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल का मतलब कि टीचर बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए इनकरेज करता है, इंक्वायरी करने के लिए तो इनकरेज करता है, लेकिन इंक्वायरी कैसे करनी है ना, वो भी सिखाता है। यानी बच्चे कोई भी सवाल पूछें तो टीचर उनका जवाब नहीं दे रहा, टीचर कह रहा है क्वेश्चन ऐसा पूछो जिसका आंसर यस या नो में दे सकूं, है ना। तो यहाँ पे मतलब वो प्रक्रिया कैसे चलेगी, वो प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, ये टीचर खुद कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। वो बच्चों को सवाल पूछने से रोक नहीं रहा, लेकिन बच्चों के हर सवाल का जवाब भी नहीं दे रहा। वो बच्चों से कह रहा है नहीं भाई इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछो। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसको यस नो में आंसर किया जा सके, तो टीचर उसका आंसर यस या नो में दे देता है ना। मतलब टीचर तय कर रहा है ना मॉडल को, मॉडल के जो फेजेस ऑफ एक्टिविटी हैं उन्हें टीचर खुद कंट्रोल कर रहा है। फिर बाद में टीचर बच्चों से कहता है कि तुम ये करो वो करो, तो इसलिए ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल है। द सोशल सिस्टम इज लार्जली कंट्रोल्ड बाय द टीचर। सोशल सिस्टम जो है इस मॉडल का, उसको बहुत हद तक टीचर कंट्रोल करता है। बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट्स हैव एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग, है ना। तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का जो रोल है इस मॉडल में वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। ऐसे नहीं कि टीचर ही सब कुछ है, ये भी नहीं कि बच्चे सब कुछ करते हैं, टीचर भी फैसिलिटेट करता है उस चीज़ को। टीचर एक तरह से बच्चों को गाइड करता है कि तुम्हें इंक्वायरी कैसे करनी है, नहीं तो गलत दिशा में इंक्वायरी जाएगी बच्चों की तो उनको उसका कोई नतीजा, कोई परिणाम, कोई फल नहीं मिलेगा, है ना। तो बच्चों को इंक्वायरी करना सिखाना है, बच्चों को इंक्वायरी करने के लिए इनकरेज करना है, लेकिन उन्हें पूरी छूट भी नहीं देनी है कि तुम चाहो जो सोच लो, है ना, ऐसे भी नहीं। तो एक दिशा देनी है कि जिस दिशा में बच्चे अपनी स्ट्रेटजी को डायरेक्ट करके और कंक्लूजन तक पहुंच सकें। कोऑपरेशन बिटवीन देम इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मॉडल, है ना। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। तो उन दोनों के बीच में जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, है ना, तब तक ये मॉडल काम नहीं करेगा। तो ये मॉडल जो है वो कोऑपरेटिव, इसका जो सोशल सिस्टम है ना वो कोऑपरेटिव है ना, मतलब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, है ना। सकमैन वांट्स द मॉडल टू बी कोऑपरेटिव एंड रिगरस। सकमैन ये चाहते थे कि ये मॉडल जो है कोऑपरेटिव हो और रिगरस हो। रिगरस मतलब कि स्ट्रिक्ट, कहने का मतलब कि बच्चों को पूरी छूट भी नहीं देनी है ना। उनको सवालों के जवाब, उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं जिनके हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, और साथ साथ में टीचर को बच्चों के साथ, बच्चों को टीचर के साथ कोऑपरेट करके चलना है। तो ये मॉडल कोऑपरेटिव है। द टीचर शुड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू इनिशिएट इंक्वायरी एज मच एज पॉसिबल। तो टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को प्रोत्साहित करे, इनकरेज करे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, सवाल पूछें। Next, in the initial stages of inquiry, the teacher's role is to select the problem situation. अब इंक्वायरी का जो इनिशियल स्टेज है उसमें क्या होता है, टीचर सबसे पहले
वो प्रॉब्लम सिचुएशन सेलेक्ट करता है, पजलिंग सिचुएशन कह दो, प्रॉब्लम कह दो, कुछ भी कह सकते हो, भी कौन सी सिचुएशन बच्चों के सामने रखनी है और बच्चों को पजल करना है। पहले तो टीचर उस सिचुएशन को सिलेक्ट करता है। टू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट्स क्वेश्चंस विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड टू फैसिलिटेट डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। तो टीचर का काम क्या है? प्रॉब्लम सिचुएशन को सिलेक्ट करना, है ना, बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर्स देना ताकि बच्चे जो ज़रूरी जानकारी है वो इकट्ठा कर सकें, है ना, और बच्चों के बीच में डिस्कशन फैसिलिटेट करना, यानी ऐसा माहौल बनाना कि बच्चे आपस में भी उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसके ऊपर चर्चा करें, है ना। ये इस मॉडल का सोशल सिस्टम है। इसमें टीचर जो है वो एक तरह से सोशल सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसलिए ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड मॉडल कहलाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन का मतलब कि बच्चों की प्रतिक्रिया, फिर बच्चों की प्रतिक्रिया के ऊपर टीचर की प्रतिक्रिया, है ना। भी बच्चे सवाल पूछेंगे, बच्चों को पजलिंग सिचुएशन में डालोगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो इंक्वायर करेंगे। अब वो इंक्वायर करेंगे तो उनकी इंक्वायरी पर टीचर का रिएक्शन क्या होगा, टीचर कैसे रिएक्ट करेगा, टीचर कैसे रिस्पॉन्स देगा, ये कहलाता है प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन। द टीचर शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट दे कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है, पहला नियम ये है कि टीचर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सवाल ऐसे हों जिनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके। टीचर को अपने आंसर में चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है ना। बच्चों से ऐसे सवाल पूछवाने हैं जिनका आंसर बच्चे टीचर हाँ या ना में दे सके, है ना। मतलब टीचर सिर्फ हाँ या ना में रिस्पॉन्ड करेगा। द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू रीफ्रेज इनवैलिड क्वेश्चंस। अगर बच्चे ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो इनवैलिड है, इनवैलिड का मतलब जिसका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। इनवैलिड क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन विच कैनॉट बी आंसर्ड इन येस और नो। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन बच्चों ने पूछ लिया तो टीचर बच्चों से कहे भी अपने सवाल को रिफ्रेज करो, थोड़ा अलग तरीके से पूछो, इस सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। द स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड टू गिव क्लियर स्टेटमेंट्स, है ना। बच्चों को आप इनकरेज करें कि उनका स्टेटमेंट क्लियर हो, यानी बच्चे अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, है ना, अगर बच्चों ने रूल फॉर्मुलेट कर लिया है तो बच्चों ने जो मतलब जिस भाषा में वो अपना स्टेटमेंट देंगे वो एकदम क्लियर होना चाहिए, यानी उलझन कन्फ्यूजन नज़र नहीं आना चाहिए। बच्चों से ये कहो कि भाई जो भी तुमने सीखा, जो भी तुमने समझा, उसको स्पष्ट करके और स्टेट करो। द टीचर शुड नाइदर अप्रूव नॉर रिजेक्ट द स्टूडेंट्स थियरीज। बच्चों ने अगर अपनी कोई थ्योरी बना ली है, अगर कोई एक्सप्लेनेशन बना लिया है ना, तो टीचर को ना तो उसको अप्रूव करना है ना रिजेक्ट करना है। ये बात सवालों पर भी लागू होती है। अगर बच्चा इनवैलिड क्वेश्चन पूछता है तो टीचर बच्चे से ये नहीं कहता कि तुम्हारा सवाल ही गलत है, नहीं, टीचर बच्चे से कहता है सॉरी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, तुम अपने सवाल को थोड़ा अलग तरीके से रखो तो मैं जवाब दे दूंगा, है ना। इसी तरह से बच्चा अगर कोई थ्योरी बना लेता है ना, मतलब डेटा कलेक्ट करके बच्चे ने कोई निष्कर्ष बनाया, तो टीचर ना तो बच्चे की थ्योरी को अप्रूव करेगा ना रिजेक्ट करेगा। टीचर ना तो बच्चों से ये कहेगा कि तुमने जो कंक्लूड किया वो सही है, ना ही वो ये कहेगा कि तुम्हारा निष्कर्ष गलत है ना। न्यूट्रल रहेगा टीचर, ठीक है, क्योंकि टीचर का एम है बच्चों को इंक्वायरी के प्रोसेस से ले जाकर और कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना, और वो बच्चे खुद पहुंचेंगे। टीचर बच्चों को इंक्वायरी करने का तरीका सिखा रहा है बस, ठीक है। द टीचर शुड इनकरेज इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। ये बात पहले हो चुकी है कि टीचर जो है उसको चाहिए कि भाई वो स्टूडेंट आपस में इंटरेक्शन करें, इस बात को भी वो इनकरेज करें, ठीक है। फिर इस मॉडल का सपोर्ट सिस्टम का मतलब कि इस मॉडल में किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है, कैसा माहौल चाहिए, है ना, कोई रिसोर्सेज चाहिए क्या अलग से, तो ये मॉडल क्या किस चीज़ की मांग करता है। तो द मॉडल रिक्वायर्स अ टीचर हु अंडरस्टैंड्स द इंक्वायरी प्रोसेस। पहले तो देखो पजलिंग सिचुएशन, सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम क्या है, पजलिंग सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन चाहिए पहले तो जो बच्चों को पजल कर सके। फिर उसके बाद में एक टीचर चाहिए हु अंडरस्टैंड्स द इंक्वायरी प्रोसेस, जिसको इंक्वायरी प्रोसेस खुद पता हो। इस मॉडल में ऐसे टीचर की ज़रूरत है जिसको खुद को इंक्वायरी करना आता हो, तभी वो दूसरों को सिखा पाएगा। एंड रिसोर्स मटेरियल्स रिलेटेड टू द प्रॉब्लम,
और ऐसे रिसोर्स मटेरियल्स चाहिए जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, है ना। अब जैसे अगर आप ये बल्ब वाला एग्जांपल लेते हो तो क्लास में बल्ब होना चाहिए, है ना, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए ताकि उस बल्ब को जो है वो जलाकर बंद किया जा सके या वो बल्ब अपने आप ही ब्लो आउट हो जाए, है ना। तो ऐसा कुछ मतलब वो रिसोर्सेज जो हैं वो क्लासरूम में मौजूद होने चाहिए। ये इस मॉडल का सपोर्ट सिस्टम है। तो मेनली ये बातें याद रखनी होती हैं, उस मॉडल का नाम, उसकी डेफिनेशन, वो मॉडल किसने डेवलप किया था, उस मॉडल का सिंटैक्स क्या है ना, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम। फिर उसके अलावा उस मॉडल के पीछे अगर कुछ असम्पशंस हैं तो वो असम्पशंस पता होने चाहिए। जैसे अभी हमने इसके असम्पशंस देखे, भी बच्चे नेचुरली इंक्वायर करते हैं अगर उन्हें पजलिंग सिचुएशन में डाल दिया जाए तो, ठीक है। अब इसके बाद में एक और पॉइंट है, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स, इंस्ट्रक्शन माने टीचिंग, है ना, मतलब जब आप इस मॉडल से टीच करते हो, इनफैक्ट आप इस मॉडल से टीच नहीं कर रहे हो, आप इस मॉडल से बच्चों को इंक्वायरी करना सिखा रहे हो, है ना। तो इसके इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स क्या होते हैं, यानी बच्चों के ऊपर इस मॉडल का क्या इफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, है ना। तो पहला बेनिफिट, पहला इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग एंड स्किल्स। बच्चों में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होती है और उस तरह की स्किल्स डेवलप होती हैं। The students are encouraged to ask questions, gather evidence and analyze data before drawing conclusions. किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बच्चों से सवाल पूछवाए जाते हैं, है ना, उनको सवालों के जवाब दिए जाते हैं जिससे वो एविडेंस गैदर करें, साक्ष्य, एविडेंस माने साक्ष्य यानी वही डेटा गैदर करें, है ना, फिर उसको एनालाइज करें और फिर वो कंक्लूजन ड्रॉ करें यानी रूल फॉर्मुलेट करें। दिस फॉस्टर्स साइंटिफिक थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स। तो ये तरीका अपनाकर बच्चों में आप साइंटिफिक थिंकिंग को डेवलप करते हो। साइंटिफिक थिंकिंग, है ना, मतलब साइंस, जैसे मैंने बताया ना कि ये मॉडल ओरिजिनली साइंस को पढ़ाने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन फिर इस मॉडल को आप दूसरे विषय जैसे इंग्लिश लिटरेचर में भी यूज़ कर सकते हो, है ना, कोई और सब्जेक्ट है उसमें भी आप ये मॉडल यूज़ कर सकते हो। लेकिन ओरिजिनली ये मॉडल जो है इट वाज डेवलप्ड टू टीच नेचुरल साइंसेज। नेचुरल साइंसेज के लिए ये मॉडल डेवलप किया गया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों के लिए। एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट लर्नर्स, दूसरा बेनिफिट, दूसरा इफेक्ट कि जो लर्नर्स हैं वो खुद एक्टिव रहते हैं और वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन जाते हैं, यानी उन्हें खुद, इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो, है ना। टीचर के एक्सप्लेनेशन पर लर्नर डिपेंड नहीं करता, उसको खुद इंक्वायरी करना आ गया, इसका मतलब वो खुद जो है वो कॉन्सेप्ट तक पहुंचने का रास्ता जानता है। तो ऐसे लर्नर को बोलते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर। तो इस मॉडल से जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाता है और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें उसकी खुद की सक्रिय भूमिका होती है, उसका खुद का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। नाउ इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन encourages students to actively engage in the learning process by asking questions, seeking answers and making connections, है ना। तो इसमें ये मॉडल स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है कि वो खुद लर्निंग प्रोसेस में एक्टिवली इंगेज हों, सवाल पूछें, टीचर से आंसर लें और कनेक्शंस बनाएं, यानी दो डेटा या दो जानकारियां जो टीचर ने दी हाँ या ना की मदद से, उनके बीच में बच्चे कनेक्शंस बना करके और आगे बढ़ें। द स्टूडेंट्स टेक ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड बिकम इंडिपेंडेंट लर्नर्स। बच्चे खुद अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं और जब बच्चा अपनी लर्निंग की खुद जिम्मेदारी उठा लेता है तो वो इंडिपेंडेंट लर्नर बन जाता है, वो डिपेंड नहीं करता टीचर पे फिर। फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन, फॉस्टर माने बढ़ावा देना, कोलैबोरेशन माने बच्चे एक दूसरे के सहयोग से, कोलैबोरेशन से सीखते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ऑफन इन्वॉल्व्स ग्रुप वर्क एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। This not only fosters teamwork and communication skills, but also allows for the sharing of ideas, perspectives and strategies, है ना। तो अक्सर इस मॉडल में बच्चों को ग्रुप में काम करना पड़ता है ना। बहुत से बच्चे हैं वो फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करते हैं, है ना। तो इससे जो है ना वो कोलैबोरेशन करने की एक आदत जो है बच्चों में डेवलप होती है। वो इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनने के साथ साथ कोलैबोरेट करना भी सीखते हैं। रियल वर्ल्ड कनेक्शंस,
real world connections. By using real life problems or scenarios as the basis for inquiry, students can see the relevance of what they are learning to their everyday lives. है ना? तो इसमें आमतौर पर जो प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं ना, वो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़ी होती हैं, रियल वर्ल्ड सिनारियो, है ना? ऐसी समस्या, ऐसी पजलिंग सिचुएशन जो बच्चे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हो, है ना? ऐसी बात बच्चे के सामने रखकर उसको पजल करो जो बात उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हो, ऐसा अनुभव उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता हो, है ना? तो ताकि बच्चा जो है वो रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बना सके, है ना? मतलब उस एक बच्चे को ये नहीं लगे कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको लगे कि ये व्यवहारिक ज्ञान है। इंक्वायरी करके जो ज्ञान मैं प्राप्त करूँगा वो वास्तव में एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक ज्ञान है। This helps them make meaningful connections between classroom concepts and real world applications. बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर टीचिंग बिल्कुल उस तरह की हो, वो थ्योरेटिकल मॉडल है जिसमें टीचर एक्सप्लेन करता है और बच्चे सुनते हैं, तो बच्चों को बहुत बार लगता है कि जो चीज़ें हैं क्लासरूम में पढ़ाई जाती हैं इनका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, यानी बाहर की दुनिया में जब हम जाएंगे तो ये चीज़ें हमें कहाँ काम आने वाली हैं। तो बच्चा वो कनेक्शन नहीं बना पाता। तो अगर ये मॉडल आप यूज़ करते हो तो इसमें बच्चा जो है वो जो क्लासरूम में जो कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया जा रहा है ना, बच्चा उसका अपनी वास्तविक ज़िंदगी के साथ कनेक्शन बनाना भी सीख जाता है कि उसको ये लगता है कि भाई ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मुझे आगे लाइफ में भी काम आ सकता है। इम्प्रूव्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऐसा करके इंक्वायरी करके सवाल पूछ के बच्चे जो हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल डेवलप कर लेते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। The inquiry process provides opportunities for students to practice problem solving techniques leading to improved abilities in this area. इस एरिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग के एरिया में बच्चों की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये इस मॉडल के इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स हैं, बेनिफिट्स कह सकते हो, ठीक है। नीचे नोट में कुछ लिखा है, द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर नेचुरल साइंसेज। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये मॉडल ओरिजिनली जो है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाने के लिए नहीं बना था, ये मॉडल बना था नेचुरल साइंसेज के लिए। बट इट्स प्रोसीजर्स आर यूजेबल इन ऑल सब्जेक्ट एरियाज, पर इस मॉडल के जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें दूसरे विषयों में भी यूज़ किया जा सकता है। एनी टॉपिक दैट कैन बी फॉर्मुलेटेड एज अ पजलिंग सिचुएशन कैन बी टॉट थ्रू दिस मॉडल। कोई भी ऐसा टॉपिक है ना जिसको एक पजलिंग सिचुएशन के तौर पर बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सके, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको एक पजलिंग सिचुएशन के रूप में बच्चों के सामने रखा जा सके, वो टॉपिक इस मॉडल से, मतलब उस टॉपिक पर बच्चों से इंक्वायरी करवाई जा सकती है, ठीक है। वो टॉपिक इस मॉडल का एक कैंडिडेट है, यूं कह दो, इस मॉडल का एक कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये था आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इसको अच्छे से वापस एक बार देख लेना, है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।